ओके। तो मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। चूँकि हम जानते हैं कि कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो यूनिट सेकंड है अनुवांशिकी, वो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग है, अर्थात उसे 18 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में किसी भी हाल में हम इस यूनिट को कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसके किसी भी पार्ट को, क्योंकि ये 18 नंबर आपको चाहिए तो चाहिए ज़रूर। क्योंकि अगर आपको बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना होगा तो अनुवांशिकी यूनिट आपको सही से तैयार करना ही होगा। और ऐसे आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमने क्या सोचा है कि हम आपको अब मैराथन क्लास भी देंगे, जिसमें एक ही वीडियो में आपको चैप्टर के सभी एनसीईआरटी जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, और कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो समय पूरा निकालिएगा, और वीडियो को मैराथन क्लास का तात्पर्य यही होता है कि पूरी वीडियो आपको एक साथ देखनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी वीडियो अभी देखा थोड़ी बाद में, आपको स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक पूरी वीडियो एक साथ देखनी होती है। और जब भी आप दोबारा देखेंगे तो एक साथ ही देखेंगे, चाहे स्पीड आप कुछ बढ़ा करके देखेंगे लेकिन देखेंगे पूरा, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो भर भर के रखे गए हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। तो हम उन सभी क्वेश्चनों पर बात करेंगे, और आगे आने वाली सभी मैराथन क्लास में हम बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उन सब की एक्सरसाइज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आने वाले हैं। तो जितना हो सकेगा इस पार्ट को आप सपोर्ट और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक आपको ऐसी वीडियो मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनका आंसर आपको कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस अभ्यास में दिए गए हैं, और उनका आंसर हम बाद में बात करते हैं। तो क्वेश्चनों पे बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है मेंडल द्वारा किए गए मटर के प्रयोग में, जो मटर पर प्रयोग किया था उन्होंने, मटर के पौधे चुनने से उन्हें क्या लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाविता अप्रभाविता में अंतर, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर, एक संकर और द्विसंकर में अंतर, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों पर विषम युग्मजी है, कितने प्रकार की युग्मकों का उत्पादन संभव हो सकता है, एक क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम का व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षार्थ या टेस्ट संकरण की परिभाषा आपको लिखना है और चित्र भी बनाना है। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति के फिनोटाइप वितरण का पुनेट वर्ग या पुनेट स्क्वायर बनाकर आपको दिखाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। हो सकता है वीडियो ये लंबी हो जाए, लेकिन आपको पूरा एक तरफ से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैंने भी इस वीडियो को बनाने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत किया है। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो कंप्लीट देखना है और इसके हर क्वेश्चन को तैयार भी करना है। सिर्फ वीडियो देख लेने से ही भला नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन जितना हो सके उन क्वेश्चनों को डीप से समझने का प्रयास करिएगा, जिससे कि वो क्वेश्चन आपको लर्न ज़रूर हो जाए। आगे जो क्वेश्चन है ऐसे ही सारे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अनुवांशिकी में टीएच मॉर्गन का क्या योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का सवाल है। वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। चैप्टर पढ़ाते समय मान लीजिए क्वेश्चन मेंशन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन मेंशन है, इसलिए इसको आपको इम्पॉर्टेंट रूप से पढ़ना है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये प्रक्रिया हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है। चलिए एक बार आज फिर आप पढ़ लेंगे। शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग A तथा माता का रुधिर वर्ग B है। तो ऐसे में क्या नतीजा निकलेगा ये भी आपको पढ़ना है। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 13 होगा, साप्रभाविता और अप्रभाविता को आपको समझाना है। बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है या जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था। फिर क्वेश्चन है किन्हीं 2 अलिंग सूत्री अनुवांशिक विकारों के नाम व उनके लक्षण का आपको उल्लेख करना है। तो चलिए इन सभी के आंसर हम लोग बारी बारी से सीखते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और साथ साथ में तैयार भी करते चलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि मेंडल द्वारा मटर के पादप को चुनने से क्या लाभ हुआ। तो पहला लाभ था कि मटर का पादप वार्षिक होता है, अर्थात इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, और जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन
कर सकते हैं और ऐसे में उनको सुविधा मिली। मटर के पादप में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो ऐसे में संकरण कराने में भी उनको फायदा हुआ। मटर के पादपों में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। जितने भी विपर्यासी लक्षण थे वो सब हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं लिखना है, चूँकि ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आते हैं, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। इनमें स्वपरागण की जो क्रिया है वो पाई जाती है। इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। साथ साथ में संकरण द्वारा प्राप्त संतति जो होती है वो फर्टाइल होती है, अर्थात ऐसा नहीं है कि जो संतति द्वारा जो संतति आएगी संकलन के बाद वो फर्टाइल नहीं होगी। जैसे घोड़े और गधे से खच्चर का निर्माण हुआ, लेकिन खच्चर फर्टाइल नहीं होता है, अर्थात इसके लिए नया खच्चर बनाने के लिए घोड़े और गधे में संकलन फिर से कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं था। इसमें अगर लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प में संकलन करा रहे थे तो आने वाली पीढ़ी जो थी वो कैसी थी, वो फर्टाइल थी और वो भी आगे चल करके संतत उत्पन्न कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। तो एक साइड में लिखेंगे प्रभाविता और दूसरी साइड में लिखेंगे अप्रभाविता। प्रभाविता की बात करें तो वह लक्षण जो यौवन पीढ़ी के विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, तथा यह गुण प्रभाविता कहलाता है। अर्थात जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो ये विषम युग्मजीय है, जिसमें से अगर कैपिटल आर प्रदर्शित हो रहा है तो यह प्रभावी लक्षण कहलाएगा, तथा इस गुण को क्या कहेंगे, प्रभाविता का गुण कहेंगे। ऐसे यहाँ देखते हैं तो वह लक्षण जो यौवन पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट नहीं हो पाता है अप्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा यह गुण अप्रभाविता कहलाता है। जैसे लंबा पुष्प है ना, लाल रंग का पुष्प, कली का रंग, ऐसे ही यहाँ पर बौनापन, पुष्प का श्वेत रंग, फली का पीला रंग, ये सब इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट था हमारा, वो था सम युग्मजीय और विषम युग्मजीय में अंतर बताइए। तो इसको हमने जब वीडियो लेक्चर द्वारा क्लास पढ़ाई थी तब भी समझाया था, आज फिर से आप समझ लीजिए कि सम युग्मजीय और विषम युग्मजीय में अंतर होता है कि एक जीन के दोनों विकल्पीय एलील समान होते हैं, जैसे कैपिटल आर या स्मॉल आर ये शुद्ध होते हैं और ये समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजीय जो होता है इसके जो दोनों एलील होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो केवल एक ही प्रकार के युग्मक इससे बनते हैं, जबकि इसमें 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर लिया तो इसमें 2 प्रकार के युग्मक बन जाएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर है? आगे देखते हैं तो स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति पैतृकों के समलक्षणी एवं समान समजीनी होती है, जबकि इसमें क्या होता है, स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति में प्रभावी दोनों विपर्यासी लक्षण व्यक्त होते हैं। जैसे इसमें था कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे इसमें था कैपिटल टी स्मॉल टी। चाहे आप कैपिटल आर स्मॉल आर लेकर चलो या कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अंतर था एक संकर और द्विसंकर में अंतर बताइए। तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के उनमें क्रॉस किया जाता है जब एक संकर होता है। इसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर उनमें क्रॉस कराया जाता है। इनका जो अनुपात होता है F2 पीढ़ी में वो 3:1 होता है, जबकि इनका अनुपात जो होता है स्वतंत्र अभिवन के नियम में आपने पढ़ा है 9:3:3:1। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों तैयार हो गए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों पर विषम युग्मजीय है तो इससे कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण संभव है। तो यहाँ पर निम्न सूत्र का हम उपयोग करेंगे और सूत्र होगा 2 की घात n, और जहाँ n क्या है, स्थलों की संख्या है। विषम युग्मजीय जीव में स्थल कितने हैं, 6 स्थल हैं, तो n बराबर 6 हो जाएगा। तो 2 की घात जब 6 लगाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार आप करेंगे, जिससे क्या आएगा 64, और इसका सही आंसर होगा 64। यह 1 नंबर में आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको आप ज़रूर एक बार रिपीट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। तो अगर बात करें एक संकर क्रॉस क्या होता है, तो एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधों के मध्य संकरण एक संकर कहलाता है। जैसे अगर हम कैपिटल टी ले लिया हमने और स्मॉल टी ले लिया, यानी एक ही लक्षण, एक लंबापन है और एक बौनापन है, तो ऐसा अगर संकर कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक संकर क्रॉस कहलाएगा। ऐसे में जो पहली पीढ़ी में संतानें प्राप्त होती हैं वो सभी कैसी होती हैं,
विषम युग्मजी होती हैं, अर्थात संकर लंबी होती हैं, और उनका जो जीनोटाइप होता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, जबकि फिनोटाइप लंबा होता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो लंबापन है वो स्मॉल टी अर्थात बौनेपन पर प्रभावी हो जाता है, और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जबकि जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसी नियम को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार आप लिख सकते हैं कि जब दो समयुग्मजीय अर्थात शुद्ध नस्लीय पौधों में संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, तथा यौवन पीढ़ी में ना दिखने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका दिखाना चाहेंगे तो आप ऐसे रेखा चित्र बना सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनसे क्या कराते हैं आप, संकरण जब कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और दूसरा बनेगा कैपिटल टी। ऐसे इधर बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसका इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ कराएंगे और इसका इसके साथ कराएंगे, तो सभी कैसे प्राप्त होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये संकर लंबे होंगे, इनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, जबकि फिनोटाइप लंबे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यौवन पीढ़ी तथा सम युग्मजी जो अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो उसे परिच्छाद संकरण कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और इससे अगर स्मॉल टी और स्मॉल टी से संकरण कराया जाएगा तो जो संकर प्राप्त होगा यौवन पीढ़ी में वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसको हमने पहले लेक्चर क्लास में भी पढ़ा रखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी यौवन पीढ़ी में प्राप्त हुआ। अब इसका हम अगली संकरों से क्रॉस ना करा के अप्रभावी लक्षण वाले कैपिटल टी स्मॉल टी से अगर कराते हैं तो यह हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, और इससे क्या हो जाता है 50% लंबे पौधे और 50% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुनेट वक्र बना करके आपको प्रदर्शित करना होगा। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, जब मादा पुष्प लंबा हो या मादा पादप जो है वो लंबा हो तो समयुग्मजी मादा विषम युग्मजी नर, समयुग्मजी मादा ले लिया कैपिटल टी और इधर ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजी है, जिससे हमने नतीजा देखा कि जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया, ऐसे ऐसे क्रॉस होता है, क्लियर है। तो जब क्रॉस कराया तो नतीजा यह निकलता है कि सभी पौधे जो होते हैं वो लंबे होते हैं। और अगर हम दूसरी स्थिति लेते हैं जिसमें क्या है, मादा पादप बौना है, पहले हमने क्या लिया था कि क्योंकि कंडीशन उसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, कंडीशन उसने दे रखा है कि मादा समयुग्मजी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और अच्छों का दिमाग क्या हो जाता है, घूम जाता है। मादा समयुग्मजी है और नर विषम युग्मजी है, तो नर को आपको कैपिटल टी स्मॉल टी ही लेना है। मादा आप दो तरह से ले सकते हो, कैपिटल टी लंबी और स्मॉल टी बौनी। चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं। तो दूसरी स्थिति थी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे हम देखते हैं 50% पौधे जो हैं लंबे और 50% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। संकरण कैसे कराया जाएगा ये आप यहाँ पुनेट चौखाना में आराम से देख सकते हैं कि इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ कराएंगे और यही नतीजा निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पीले बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी के संकरण हरे बीज वाले लंबे स्मॉल वाई कैपिटल टी पादप से करने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप की संतति की आशा की जा सकती है, लंबे हरे या बौने हरे। तो इस संकरण को आप ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और यहाँ देखेंगे तो इन सब को हमने अलग अलग कर लिया है और इनसे इतने प्रकार के युग्मक बन पा रहे हैं। अब हम देखेंगे ये हैं युग्मक और इसके बाद ये निकल रहा है नतीजा। तो जो लक्षण प्रारूप होगा वो लंबे पीले 3 होंगे, लंबे हरे 3 होंगे, बौने पीले 1 होगा और बौना हरा 1 होगा। तो ये संकरण आप करा लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ज़रूर करा लीजिएगा। आप कॉपी पे इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विषम युग्मजी जनकों का क्रॉस
नर व मादा में किया गया। मान ले दो स्थल संलग्न हैं तो द्विसंकरक्रास में F1 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप में लक्षणों का वितरण क्या होगा। तो मार्गन के अनुसार यदि गुणसूत्र पर स्थित होने से जीनों में संलग्नता अधिक है तो उनमें जीन का विनिमय या पुनर्योजन कम होगा और F1 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप जनकों से अधिक समान होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आनुवांशिकी में TH मार्गन का क्या योगदान रहा है, इसको संक्षिप्त में लिखिए। अब देखिए, लगातार बोलने से हो सकता है आवाज़ ज़रूर कुछ बदल गई होगी, और हम आपसे बस यही चाहेंगे कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी आपको ऐसी और अच्छी वीडियो देने के लिए। तो बात करते हैं मार्गन का योगदान क्या है। तो मार्गन ने फल मक्खी ड्रासोफिला मेलेनोजेस्टर पर शोध कार्य किया था और गुणसूत्रीय संलग्नता का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इन सबको आपने तो बहुत डिटेल से पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाती है, चैनल पर भी प्लेलिस्ट बना है, साथ साथ में आपका टेलीग्राम का जो रुद्रा ऑनलाइन क्लासेज का चैनल भी बना है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। हर तरफ से तो आप पढ़ सकते हो, बस आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए पढ़ाई करने की। बाकी पढ़ाई तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आप अपने अंदर वो शक्ति तो लेकर के आइए, अदरवाइज ऐसे यूं ही काम करते रहेंगे तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इन्होंने संलग्नता और जीन विनिमय एवं लिंग संलग्नता के वंशागति की खोज किया था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया था। इन्होंने गुणसूत्रीय चित्रण की तकनीकी खोजी थी और इन्होंने सन 1926 में जीन्स के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी, जिसके लिए इन्हें 1933 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो काफ़ी अच्छा योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको इससे पहले आपने नहीं पढ़ा था, यहाँ जरूर आप पढ़ लीजिए, हो सकता है एग्जाम में मेंशन कर दे कि वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। तो ऐसा चार्ट जिसके अंतर्गत लक्षणों की आनुवंशिकता का चित्रण किया जाता है। आप चाहेंगे तो आपके NCERT बुक में वंशावली का जो चार्ट है जिसमें कई सारे गोल और चौकोर बने हुए हैं प्रतीक, तो उनसे वंशावली का क्या किया जाता है, बाबा, नाना, चाचा, ये मतलब आने वाली संतानें, इन सबको प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, उसको देख लीजिएगा। हालांकि उसको एग्जाम में तो आपको बनाना नहीं, इसलिए उस फिगर को हमने यहाँ पे नहीं लिया है। तो ऐसा चार्ट जिसके अंतर्गत लक्षणों की आनुवंशिकता का चित्रण किया जाता है वंशावली चार्ट कहलाता है। या किसी पीढ़ी या जीव के लिए निर्मित किया जा सकता है। इस चार्ट की सहायता से किसी संतति में किसी विशेषक अर्थात जो लक्षण है की उपस्थिति की संभावनाओं को ज्ञात किया जा सकता है। इस संपूर्ण प्रक्रम को वंशावली विश्लेषण कहते हैं और वंशावली विश्लेषण के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, अप्रभावी युग्म विकल्पी की संभावना की जानकारी के लिए जो संतति में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया तथा वर्णांता जैसे विकारों का कारक बनते हैं, तो जानकारी मिल सकती है इसके द्वारा। वंशावली विश्लेषण द्वारा पूर्वजों में विशेषक या गुणों की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। साथ साथ में अगला होगा, समान वंशीय तथा गोत्रीय लोगों के मध्य विवाहों के दुष्प्रभावों तथा लाभदायक पहलुओं की जानकारी दी जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि समान वंश या समान गोत्र में शादी करने से उत्परिवर्तन काफ़ी हो जाता है और ऐसे में इसके नुकसान जो हैं या कह सकते हैं दुष्प्रभाव बहुत होते हैं और ऐसे बच्चे ज़्यादातर अपंग ही हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत कोशिश किया करिए सभी लोग कि जितना हो सके गोत्रीय शादी मत करें। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो वंशावली विश्लेषण का प्रयोग आनुवंशिकीय काउंसलिंग में किया जाता है। इस विश्लेषण को चिकित्सा अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन जो है वो 100% एग्जाम में देखने को इस बार मिलेगा और इसको आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सभी जीवों में लिंग निर्धारण मेंडल के नियमानुसार होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान प्रारंभ होती है। युग्मक जनन में अर्धसूत्र विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। स्त्री में बने हुए सभी युग्मक अंड अर्थात जिसको ओवम बोलते हैं 22+X गुणसूत्र वाले होते हैं, जबकि जो पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक होते हैं 22+X और 22+Y। ये क्रोमोसोम की बात की जा रही है। जैसे स्त्री का जो ओवम बनेगा वो कैसा होगा, स्त्री का जो ओवम होगा उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे
वो दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो बताया था हमने, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इसमें तो 22+X है ना, 22+X। अगर दूसरा टाइप भी बनता है तो भी कैसा होगा, 22+X होगा। जबकि अगर स्पर्म में बात करें तो वो कैसा बन सकता है, दो प्रकार के स्पर्म बन सकते हैं, 22+X और अगला क्या हो सकता है 22+Y। क्योंकि ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, अर्थात इसमें संख्या n नंबर होती है तो 23 ही पाए जाएंगे। तो 22 और 1 23। तो आप सभी जानते हैं कि अगर ये अटैचमेंट होता है फीमेल के ओवा से तो पुत्री रत्न होती है, जबकि वाई के अटैचमेंट से पुत्र रत्न होता है। चलिए समझ लेते हैं। तो निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु यक्ष या वाई गुणसूत्र वाला अंड से मिलता है, जिसके फलस्वरूप बने युग्मनज में क्रमशः 44+XY या 44+XX गुणसूत्र हो सकते हैं। इस प्रकार लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही शुक्राणु के द्वारा ही होता है, क्योंकि सभी मादा युग्मक अंड एक ही प्रकार के गुणसूत्र प्रारूप में होते हैं। और इसको आप यहाँ से डायग्राम द्वारा भी समझ सकते हैं कि पुरुष कोशिका, स्त्री कोशिका, और इससे दो प्रकार के युग्मक बने 22+X 22+Y। और यहाँ चूँकि दोनों सेम थे 22+X 22+X, और इनका हो गया आपस में फ्यूज़न, जिससे कि पुत्री पुत्र पुत्री पुत्र, अर्थात क्या है 50-50% चांसेज होते हैं। और ये पूरा डिपेंड करता है कि यक्स क्रोमोसोम वाला जा कर के गुणसूत्र या स्पर्म जा कर के फ्यूजन कर रहा है या वाई क्रोमोसोम वाला फ्यूजन कर रहा है। तो उपरोक्त संकरण रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि स्त्री के युग्मक जब पुरुष के यक्स 22+X गुणसूत्र से मिलते हैं तो सदैव पुत्री होती है, और जबकि 22+X यदि 22+X जो मादा कंडाणु है यदि पुरुष के 22+Y शुक्राणु से मिलते हैं तो सदैव नर शिशु उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन है, शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग A है तथा मादा का रुधिर वर्ग B है। जनकों में जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संततियों में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। रुधिर वर्ग का जो वंशागति है हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया है। आप अभी जाकर के इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर एक बार रिपीट कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो रुधिर वर्गों की वंशागति वेंडल के नियमानुसार होती है। लाल रुधिराणु पर उपस्थित प्रतिजन एक प्रभावी जीन कैपिटल I के कारण होता है। यदि अप्रभावी जीन स्मॉल I उपस्थित होता है तब लाल रुधिराणु पर कोई प्रतिजन नहीं बनते तथा रुधिर वर्ग वो होता है। जीन स्मॉल I जीन कैपिटल I के समक्ष अप्रभावी होता है। जीन IA प्रतिजन या रुधिर वर्ग A के लिए तथा जीन कैपिटल I B प्रतिजन रुधिर वर्ग B का निर्माण करती है। जीन जो है IA तथा IB यदि साथ में सप्रभावी होते हैं तो ऐसे में जो प्रतिजन A और B दोनों बनते हैं, और ऐसे में वो रुधिर वर्ग A भी हो जाता है। तो स्थिति क्या थी कि माता एवं पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः B एवं A है और शिशु का रुधिर वर्ग वो है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ हमने ले लिया A और यहाँ ले लिया B, और यह ध्यान से देखेंगे, इन सब का संकलन कराएंगे। इन सब को मैंने डिटेल से आपको बहुत अच्छे से समझाया है इससे पहले भी, तो हमने कहा है उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए रिजल्ट यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। 100% क्वेश्चन ये आने वाला है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर मैं ना भी बताता तो भी आपको ये ज़रूर मालूम है कि ये सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सप्रभाविता की बात करें, इसको कोडोमिनेंस कहते हैं, और इसका अर्थ ये होता है कि जब दोनों लक्षण एक साथ प्रदर्शित हो रहे हैं, अर्थात ना कोई प्रभावी हो और ना ही कोई अप्रभावी हो, तो संतति जो होती है वो मध्यवर्ती बन जाती है। इसके लिए हमने लिया था भूरा सांड, और अगर काली गाय या सफ़ेद गाय ले लिया था तो उससे क्या हुए थे, जो संतति थी वो चितकबरी थी, अर्थात काले भी कलर पाए जा रहे थे और सफ़ेद कलर या भूरे भी कलर पाए जा रहे थे और सफ़ेद कलर भी पाए जा रहे थे। तो चूंकि ये मध्यवर्ती ही तो बन गया, तो इसे ही कहेंगे सप्रभाविता। चलिए परिभाषा देखते हैं। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी के जनकों की जो संतति होती है वो मध्यवर्ती होती है। चाहे आप ये भी उदाहरण लिख सकते हैं, और या तो
आप उस वाले उदाहरण को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। जा कर के प्लेलिस्ट आप लोग चेक किया करो, प्लेलिस्ट से जितना हो सके तैयारी करो। ज़रूरी नहीं कि दिन भर में एक ही बार आप एक ही वीडियो को देखो। अगर हो सकता है आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड होती हैं। आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें पढ़ सकते हैं। पढ़ने को लेकर के कोई भी आप मौका मत छोड़िए, क्योंकि आने वाले बस 2 ही 3 महीने आपके पास पढ़ने के लिए हैं। बाकी तो जो आप इधर जितना मेहनत करोगे वही नतीजा आपको आगे मिलने वाला है। खुद को बहुत हाईली मोटिवेट रखिए और पढ़ने में जितना हो सके उतना समय आप इन्वेस्ट कीजिए। समय को अब वेस्ट मत कीजिए, समय को अब इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसमें क्या हो जाता है कि जो एक लक्षण है वो दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाता है ना। विपर्यासी लक्षणों के युग में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। जैसे मिराबिलिस जलापा में, है ना, या गुलाबांस में हम क्या लेते हैं, पौधे के लाल और सफ़ेद रंग को लेते हैं अगर, तो जो नेक्स्ट पीढ़ी बनती है एपोन पीढ़ी में वो कैसे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे हो जाते हैं, गुलाबी रंग के। पहले पीढ़ी में गुलाबी रंग के और दूसरी पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफ़ेद, ये 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन है डीएनए के किसी एक क्षार युग्म अर्थात बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड क्रम में होने वाला परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि हंसियाकार कोशिका अरक्तता या सिकल सेल्स एनीमिया। इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे कि हंसियाकार कोशिका अरक्तता क्या है। चूँकि सिलेबस में ज़्यादा मेंशन नहीं था इसलिए हमने सिलेबस पढ़ाते समय नहीं पढ़ाया था, लेकिन एक छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, इसको ज़रूर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था। तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद किन्होंने दिया था 1902 में सटन तथा बोवेरी ने दिया था। ये तो बहुत अच्छे से आपको ज़रूर मालूम होगा। नेक्स्ट है कि किन्हीं 2 अलिंग सूत्री विकारों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। ये तो क्वेश्चन आप मतलब समझ ही लीजिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना पेपर बनने वाला ही नहीं है। हालांकि 2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। सिंड्रोम, इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इंग्लैंड के लैंगडॉन ने सर्वप्रथम मंगोली जड़ता का अध्ययन किया था। इनकी 21वीं जोड़ी में 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं, जिससे कुल गुणसूत्र जो हो जाते हैं वो 47 हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आंखें तिरछी, जीभ मोटी, हथेली एवं पैर अनियमित व मुख खुला होता है। ये मंदबुद्धि होते हैं और इनका कद भी बहुत छोटा होता है। इनकी आयु जो है वो 12 से 14 वर्ष ही होती है। तो इसके बारे में तो बहुत पहले से आप जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें उत्परिवर्तन के कारण फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में अपचयित करने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज का संश्लेषण नहीं हो पाता, जिससे फिनाइल एलिनेल का स्तर बढ़ जाता है, जो कि मस्तिष्क विकास में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये थे पूरे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए गए थे उनका सल्यूशन। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ नॉलेजेबल लगी होगी। साथ साथ में आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जिन भी मित्रों के आप शुभचिंतक हैं और चाहते हैं कि उनके बायोलॉजी में स्कोर अच्छे हों, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ सब्सक्राइब आप करेंगे, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करेंगे, तभी हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच पाएंगी। ये एक यूट्यूब का नियम है कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया होता है उनके पास हमारी जो वीडियो होती है वो ऑटोमेटिकली फीड्स के द्वारा पहुंच जाती है। तो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ताबड़तोड़ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।